हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। विभवमापी द्वारा किसी सेल के आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए प्रयोग का वर्णन निम्न बिंदुओं के अंतर्गत कीजिए। सूत्र की स्थापना। आइए इस प्रश्न की मुख्य उदाहरण की चर्चा करें। अगर हम एक विभवमापी का इस्तेमाल करके किसी एक बैटरी के अथवा सेल के आंतरिक प्रतिरोध को निकालना चाहते हैं तो परिपथ कुछ इस तरीके से बनाया जाता है। पहले एक स्रोत हो गया जो कि विभवमापी से जुड़ा होता है, उसके साथ प्रतिरोध जिसको हम बदल सकते हैं आसानी से। ये हमारा स्रोत हो गया विभवमापी के लिए। स्रोत के साथ हम एक बहुत ही लंबा तार जोड़ते हैं कुछ इस तरीके से, इसको नाम दे देते हैं ए बी। यहाँ पे गणना के लिए ए बी को सीधा मैंने बनाया है, जबकि वास्तविक रूप में ये कुछ इस तरीके से होता है असली विभवमापी के अंदर। तो जिस भी दिए गए सेल का आंतरिक प्रतिरोध हम निकालना चाहते हैं उसके धन सिरे को हम विभवमापी के स्रोत के धन सिरे के साथ जोड़ते हैं, अर्थात कुछ इस तरीके से। ये हमारी बैटरी होगी, मान लीजिए जिसका आंतरिक प्रतिरोध हमें निकालना है। इसका आंतरिक प्रतिरोध कुछ इस तरीके से है, तो हमारी जो बैटरी होगी वो संयुक्त रूप में ये पूरा निकाय होगा। अब जो विभवमापी होता है दरअसल वह शून्य बिंदु अवधारणा पर काम करता है, जिसकी वजह से जो विभवमापी होता है वो बहुत ही सटीक मानों को देता है। तो यहाँ पे हमें एक गैल्वेनोमीटर लेना होगा जिसको हम कुछ इस तरीके से इसके साथ जोड़ देते हैं तथा इसके साथ एक तार को निकाल करके एक पेन जैसी संरचना के साथ तार को जोड़ देते हैं। अब जो पेन जैसी संरचना होती है उसे जौ बोलते हैं, जे। इसको हम इस लंबे से तार के ऊपर इधर उधर सरकाते हैं तो हमें एक ऐसा बिंदु मिलता है जिसके लिए इस गैल्वेनोमीटर में विक्षेप 0 होता है। उसके पहले, क्योंकि यहाँ पे हमें बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध निकालना है, इसलिए यहाँ पे हमें प्रतिरोध बाक्स को जोड़ते हैं इस बैटरी के समानांतर अवस्था में कुछ इस तरीके से। ये हमारा आर बाक्स है। दरअसल ये एक साधारण सा प्रतिरोध ही होता है जिसका मान हम बदल सकते हैं, उसको कुछ इस तरीके से जोड़ दिया जाता है। यहाँ पे मान लेते हैं आंतरिक प्रतिरोध आर है तथा बैटरी का विद्युत वाहक बल ई है। तो यहाँ ए बी तार के ऊपर जौ को जब इधर उधर घसकाया जाता है तो एक ऐसा बिंदु मिलता है जिसे सी नाम दे देते हैं। मान लेते हैं कि जो कि ए से एल दूरी पर है, जिसके लिए इस गैल्वेनोमीटर का विक्षेप 0 होता है। इसी 0 विक्षेप पर हम इस आर बाक्स के मान को बदल करके दो समीकरण बनाते हैं और उनसे बैटरी के आंतरिक प्रतिरोध को निकाल लेते हैं। अब हो सकता है कि बैटरी का हमें विद्युत वाहक बल ई का मान ना दिया हो और हमें उस बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध निकालना हो। ऐसी स्थिति में यहाँ पे ऐसी स्थिति में हमारे पास में दो अज्ञात राशियां होंगी, बैटरी का विद्युत वाहक बल ई तथा बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध आर। इसके लिए हमें दो समीकरण की जरूरत होगी। दरअसल वो दो समीकरण हम इस प्रतिरोध बाक्स के मान को बदलकर प्राप्त करते हैं। पहली स्थिति में इस प्रतिरोध बाक्स का जो प्रतिरोध लिया जाता है वो अनंत लिया जाता है, इससे हमें एक समीकरण मिलता है। दूसरी स्थिति में हम इस प्रतिरोध बाक्स के प्रतिरोध को कुछ ले लेते हैं, मान लेते हैं आर नॉट। ये न तो 0 होता है न तो अनंत होता है। इन दोनों से हमें दो समीकरण मिलते हैं। दोनों समीकरणों से हम इस ई का मान हटा करके बड़े ही आसानी से बैटरी के आंतरिक प्रतिरोध को निकाल लेते हैं। ध्यान रखें कि दोनों ही स्थितियों में विक्षेप जो होता है हमें 0 लेना होता है, अर्थात दोनों ही स्थितियों में जो ये सी बिंदु है वो अलग अलग जगहों पे मिलेगा। हम यहाँ पे पहली स्थिति को बना लेते हैं। तो यहाँ पे पहली स्थिति को कुछ इस तरीके से बनाया जा सकता है। इस बड़े से तार को ए बी नाम दे देते हैं। इसके साथ हम बैटरी को जोड़ देते हैं, विद्युत वाहक बल ई, आंतरिक प्रतिरोध आर। इसके समानांतर क्रम में प्रतिरोध बाक्स जोड़ देते हैं कुछ इस तरीके से, जिसका प्रतिरोध आर बोल देते हैं। और इसके साथ हमारा गैल्वेनोमीटर, जिसको हम जे के माध्यम से, जे की सहायता से ए बी के ऊपर स्पर्श कराए रहते हैं। पहली स्थिति में मान लेते हैं कि जो ये प्रतिरोध है इसका मान अनंत है। ऐसी स्थिति में हम यहाँ पे इस समांतर में जोड़े गए प्रतिरोध को हटा सकते हैं, क्योंकि दरअसल इसको ऐसा बनाया जा सकता है। तो इसको बनाना ना बनाना एक ही बात है, तो इसको हम यहाँ से हटा देते हैं। इस स्थिति में, अर्थात पहली स्थिति में जो हमें प्रतिरोध बाक्स का प्रतिरोध लेना है वो अनंत लेना है। तो इस स्थिति के लिए हम समीकरण लिखते हैं। गैल्वेनोमीटर का विक्षेप होगा वो दरअसल 0 होगा। मान लेते हैं कि इस स्थिति में जो सी बिंदु है वो ए से L1 दूरी पर है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो AC के बीच में विभवांतर होगा वही विभवांतर इस बिंदु और इस बिंदु के बीच में होगा। इसको नाम दे देते हैं PQ। अब क्योंकि यहाँ पे यहाँ से यहाँ इस पूरी शाखा में धारा नहीं प्रवाहित हो रही है, जैसा कि गैल्वेनोमीटर का विक्षेप जो है 0 है, जो कि धारा को बताता है, इसलिए यहाँ पर इस Q बिंदु का जो विभव होगा वही विभव यहाँ पे इस बिंदु का होगा। इसे Q डैश नाम दे देते हैं। अर्थात हम लिख सकते हैं कि जो VAC होगा वह बराबर होगा VPQ के, जो कि बराबर होगा VPQ डैश के। अब जो VPQ डैश है वो दरअसल विद्युत वाहक बल के ही तो बराबर है E के। अब यहाँ पे विभवमापी के लिए एक पद बनाया गया है जिसे बोलते हैं विभव प्रवणता। इसका मान लिखा जाता है इस पूरे तार के दोनों तरफ जो विभव है, अर्थात VAB बटा इस पूरे तार की लंबाई, जो कि मान लेते हैं कि L है। अब इस विभव प्रवणता का बड़ा ही खास उपयोग है। अगर यहाँ पे हम VAC लिखना चाहें तो उसको लिख सकते हैं विभव प्रवणता गुणे L1, जिसको बराबर कर सकते हैं E के। अर्थात हमें यहाँ पे विभव प्रवणता का मान मिल रहा है E बटा L1। हम इसको समीकरण 1 नाम दे देते हैं। तो हमें एक समीकरण तो मिल गया प्रथम स्थिति से। आइए दूसरी स्थिति के बारे में बात करें। दूसरी स्थिति में हम क्या करते हैं कि जो प्रतिरोध बाक्स है उसका प्रतिरोध कुछ ले लेते हैं, मान लेते हैं R0। तो स्थिति को बना लेते हैं। तो दूसरी स्थिति में जो प्रतिरोध बाक्स है उसका प्रतिरोध हमने R0 ले रखा है, R0। अब यहाँ पे क्योंकि हमने प्रतिरोध बाक्स का मान बदल दिया तो ये सी बिंदु भी घसक जाएगा। मान लेते हैं कि अब जो स्थिति प्राप्त हुई है वो L2 दूरी पे प्राप्त हुई है ए से। तो यहाँ पे हमने विक्षेप बिंदु प्राप्त कर लिया L2 दूरी पे। तो अभी भी क्योंकि इस शाखा में जो धारा है वो 0 है, इसलिए यहाँ पे जो Q का विभव होगा वही C का विभव होगा।
तथा जो ए का विभव है वो पी के विभव के बराबर तो है ही, अर्थात हम लिख सकते हैं वी ए सी बराबर वी पी क्यू। अब भले ही सी और क्यू का विभव बराबर है, लेकिन पी और क्यू का विभव बराबर नहीं है। इसकी वजह से यहाँ पे जो नीचे वाली शाखा दिख रही है आपको, यहाँ पर आपको धारा देखने को मिलेगी। मान लेते हैं कुछ इस तरीके से धारा प्रवाहित होने लगी, कुछ इस तरीके से मान लेते हैं कि आई धारा प्रवाहित हो रही है इस नीचे वाले परिपथ में। ऐसी स्थिति में जो हम वी पी क्यू लिख सकते हैं, अर्थात इसके और इसके बीच का विभवांतर, वो लिख सकते हैं वी पी क्यू बराबर आई आर नॉट। वहीं अगर बात करें वी ए सी की, तो वी ए सी कुछ और नहीं बल्कि लंबाई गुणे विभव प्रवणता है, अर्थात एम गुणे L2 के बराबर में। अर्थात अगर इन दोनों को बराबर किया जाए तो हमें मिलने वाला है आई आर नॉट बराबर एम L2 के बराबर। तो यहां से हमें जो धारा का मान मिल रहा है वो मिल रहा है आई बराबर एम L2 बटा आर नॉट। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि इस आंतरिक प्रतिरोध और इस विद्युत वाहक बल के साथ में हमें दो समीकरण चाहिए थे, लेकिन जो यहाँ पे हमें आई का मान मिला है इसमें ना तो आई है, ना तो ई है, ना तो आर है, इसलिए हमें एक समीकरण बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे अगर हम इस Q बिंदु से इस P तक जाएं और किरचॉफ के नियम को लगाएं, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं वी क्यू माइनस आई स्मॉल आर प्लस ई बराबर वीपी। जिसका मतलब है कि अगर यहाँ पे हम वी पी क्यू निकालना चाहें, अर्थात वीपी माइनस वी क्यू, ये बराबर हो जाएगा ई माइनस आई आर के। तो यहाँ से जो हमें वी पी क्यू का मान मिल रहा है वो मिल रहा है ई माइनस आई आर। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि वी पी क्यू यहाँ पे कितना है आई आर नॉट बराबर कर लेते हैं, इस पद को इधर ले जाते हैं तो ई का मान मिल रहा है हमें आई आर नॉट प्लस स्मॉल आर। अब यहाँ पे हमने आई का मान निकाल रखा है तो इसको उधर रख देते हैं, तो हमें मिलेगा ई बराबर आई का मान जो कि है एम L2 बटे आर नॉट, और यहाँ पे है आर नॉट प्लस स्मॉल आर। अब यहाँ पे m का मान हम समीकरण 1 से रख सकते हैं ई बटा L1। तो यहाँ पे ई का मान मिल रहा है ई बटा L1 गुणे L2 बटे आर नॉट, और अंदर है आर नॉट प्लस स्मॉल आर। जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ई से ई कट जाएगा, तो यहाँ से अगर हम लिखना चाहें L1 बटा L2 तो वह हो जाएगा बराबर 1 प्लस स्मॉल आर बटा आर नॉट। तो यहाँ से अगर आंतरिक प्रतिरोध का मान लिखना चाहें तो आंतरिक प्रतिरोध हो जाएगा L1 बटा L2 माइनस 1 गुणे आर नॉट के बराबर। तो इस तरीके से दिए गए सेल के लिए हमने उसका आंतरिक प्रतिरोध विभवमापी का इस्तेमाल करके निकाल लिया। यहाँ पे L1 L2 और आर नॉट का मान प्रयोग करके हम निकाल सकते हैं, और बैटरी के आंतरिक प्रतिरोध के लिए सूत्र ये है। मैं आशा करता हूँ कि आपको इस प्रश्न का हल जरूर समझ में आया होगा। धन्यवाद।